नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 2 दिन स्कूल बंद। पाटन के धारपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से छात्र की मौत, 15 छात्र सस्पेंड। वडोदरा में भाजपा नेता के बेटे की हत्या का मामला, पुलिस के सामने की गई हत्या। मणिपुर में फिर एक बार हिंसा फैलने से मामला बिगड़ गया है और यहां स्कूल तक बंद करने की नौबत आ गई है। मणिपुर में शनिवार रात भड़की हिंसा के बाद स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिरीबाम जिले में रविवार को एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी। इसके बाद हालात और खराब हैं। इसे देखते हुए राज्य में 2 दिन के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य के सुरक्षा हालात का रिव्यू करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की 50 कंपनियां 5000 जवान मणिपुर भेजने का फैसला लिया है। मणिपुर में लोगों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और 13 विधायकों के घरों पर हमला किया था, आगजनी भी की थी। मणिपुर में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद से प्रदर्शन जारी है। हिंसा को देखते हुए 7 जिले इंफॉल ईस्ट, इंफॉल वेस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, कांगचियांग, कांग, पोकपी और कांगचियांग में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। गुजरात के पाटन के धारपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान छात्र की मौत मामले 15 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। पाटन की मेडिकल कॉलेज में पहले साल के छात्र के साथ रैगिंग के दौरान 2 से 3 घंटे खड़े रखने और अश्लील डांस करवाने के चलते पहले साल के छात्र अनिल मीथानिया की दुखद मौत हुई है। इस मामले कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा 27 जितने छात्रों से पूछताछ के बाद 15 जितने सीनियर छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेज के डीन की शिकायत के बाद 15 छात्रों को तत्काल असर से सस्पेंड कर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस मामले उप पुलिस अधीक्षक के पंड्या ने जानकारी दी। गई काले पाटण जिल्लाना बालिसा पोलीस स्टेशन खाते धारपुर मेडिकल कॉलेज में आवेला एक प्रथम वर्षना विद्यार्थी अनिल पटेलનું ચક્કર આવવાના કારણે મૃત્યુ થવાની અકસ્માત મોતની ઘટના દાખલ થઈ। આ અકસ્માત મોતની તપાસ ચાલુ હતી દરમિયાન જે પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ છે એમણે મેડિકલ હોસ્પિટલના જે ડીન છે એમણે બીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તેમનું રેગિંગ થયેલ છે એવી અરજી આપેલ। તેથી જે હોસ્પિટલના ડીન છે તેમણે એન્ટી રેગિંગ કમિટી મારફતે આની તપાસ કરાવતા તપાસમાં સમગ્ર મામલો રેગિંગનો ખુલતા એમણે જે હોસ્પિટલના ડૉક્ટર અનિલ ભટીજા છે જે એડિશનલ ડીન તરીકે ફરજ બજાવે છે તેમને પોલીસ ફરિયાદ કરવા અધિકૃત કરતા તેમણે બાલિસા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કુલ 15 આરોપીઓ કે જે બીજા વર્ષના તબીબી વિદ્યાર્થીઓ છે તેમની ગુનો દાખલ કરાવેલ છે। આમાં જે પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીનું રેગિંગ એવી રીતે થયેલું છે કે જે બીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓએ પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને બળજબરીપૂર્વક જે બોયઝ હોસ્ટેલનો એક કોમન રૂમ છે એમાં બોલાવેલ અને આમને બળજબરીપૂર્વક પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ પાસે ડાન્સ કરાવેલ, ગીતો ગવડાવેલ અને તેઓ આ જગ્યા છોડીને જવા માગતા હોવા છતાં પણ તેમણે જે આરોપીઓ છે એમને ગાળો બોલી અને ત્યાં તેમની ગેરકાયદેસર અટકાયત કરી સતત 3 કલાક સુધી એમને માનસિક રીતે પ્રતાડિત કરતા અને આ તમામ આરોપીઓ જાણતા હતા કે આટલા સમય સુધી કોઈને માનસિક રીતે પ્રતાડિત કરવામાં આવે તો તેની તબિયત લથડી પણ શકે તેમ છે। તેમ છતાં તેમણે આ જે છે એ ગેરકાયદેસર કૃત્ય ચાલુ રાખેલ અને છેવટે જે આમાં મરણ જનાર છે પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થી अनिल पटेल ने चक्कर आववाथी ते ढળી પડેલ અને સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયેલ છે। पाटन के मेडिकल स्टूडेंट के मौत मामले एफआईआर दर्ज होने के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष भी देखने मिला।
पहले साल के छात्र पर दबाव बनाए जाने के बाद घटी इस घटना में 15 छात्रों को दोषी पाया गया है। उन्हें सस्पेंड कर जांच का दौर शुरू कर दिया गया है। कमेटी ने अब तक 26 छात्रों के निवेदन दर्ज किए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रोफेसर अनिल मथीजा ने शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर धारपुर मेडिकल कॉलेज के डीन हार्दिक शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमें शनिवार रात को पता चला कि एक बच्चे अनिल करके था, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, उसकी वो हॉस्टल में कोलैप्स हो गया। उसको बच्चे वहाँ से लेके हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने देखा, उसको रिवाइव करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट रिवाइव हिम एंड वी केम टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हमें स्टूडेंट से बात के पता चला कि भाई वो बच्चे 3 घंटे से खड़े रहे थे और उनको इंट्रोडक्शंस की एक प्रोसेस कर रहे थे सीनियर और जूनियर बैच के बीच में। तो हमें एक डाउट हुआ कि एक रैगिंग जैसा इश्यू है कि नहीं। सो अल्टीमेटली वी इन्फॉर्म द पुलिस विद इन हाफ एन आवर ऑफ द डेथ एंड वी इन्फॉर्म देम दैट एक एक्सीडेंटल डेथ स्टूडेंट का हुआ है। तो उस टाइम भी हमने फर्स्ट FIR कर दिया था। एंड आफ्टर दैट वी कॉल्ड अप द स्टूडेंट्स पेरेंट्स। वो 2-2:30 बजे 3 बजे आए। उन्होंने हमें समझाया कि भाई ऐसे डेथ हुआ है बच्चे की, और स्टूडेंट्स का और उनका भी इंटरेक्शन करवाया। जो अक्यूज थे और विक्टिम थे उनको भी एक बोला कि भाई ऐसा एक अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड इवेंट कॉलेज कैंपस में हुआ है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। Then we called up the meeting of our anti-racking committee at 9 o'clock in the morning and हमारी जो कमेटी है वो इमरजेंसी में संडे में बुला के हमने जो 27 स्टूडेंट्स थे, 16 अक्यूज्ड एंड 11 विक्टिम, उनके स्टेटमेंट लिए शाम तक रात तक फिर एक रिपोर्ट रेडी किया और वी ऑथोराइज अ पर्सन टू file a formal FIR and that has been done within the 24 hours of the incident. And postmortem, we have suspended the 15 students from the academic activity और उनका जो फाइनल आउटकम होगा based on now it's all with the legal authorities and police department. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कॉर्पोरेटर की निर्मम हत्या से सनसनी मच गई है। वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कॉर्पोरेटर रहे रमेश परमार, जो रमेश राजा के नाम से जाने जाते हैं, उनके बेटे की बीती रात SSG हॉस्पिटल कंपाउंड में जानलेवा हमला कर निर्मम रूप से हत्या कर दी गई है। अपने इलाके के युवकों की सहायता के लिए अस्पताल पहुंचे रमेश परमार के बेटे तपन परमार पर बाबर नामक शख्स ने पुलिस की उपस्थिति में ही नुकीले हथियार से जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के चलते बड़ी संख्या में मौके पर लोग जमा हो गए, जिसके बाद चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। आज सुबह भी कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमावड़े के साथ बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद दिखे और यूपी बिहार जैसी इस घटना पर आक्रोश जताया। दरअसल नागरवाड़ा इलाके में बीती रात कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें उनके मोहल्ले के 2 लड़कों को चोट भी लगी थी। उनके इलाज हेतु SSG अस्पताल ले जाया गया था। इस दौरान मौके पर पहुंचे तपन परमार पर बाबर नामक असामाजिक शख्स ने तलवार मारकर जानलेवा हत्या कर दी, जिसके बाद काफी तनाव देखने मिल रहा है। કાળીબાગ પોસ્ટ વિસ્તારમાં આવેલ જે મહેતાવાડી છે તે વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે હિન્દુ યુવક અને મુસ્લિમ યુવકની વચ્ચે બોલાચાલી થઈને તે ઝઘડોમાં પરિણમી એમાં હાથાપાઈ થયેલી હતી, જે અનુસંધાને તમામ બંને કોમના વ્યક્તિઓ SSG હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ થયેલા હતા સારવાર માટે। પોલીસ એમ્બ્યુલન્સ બનતા પોલીસ ત્યાં પહોંચેલી હતી। તે દરમિયાન બાબર નામના વ્યક્તિએ તપન નામના વ્યક્તિને છરી મારી દીધેલી હતી અને જેના અનુસંધાને પોલીસે તાત્કાલિક FIR દાખલ કરેલી છે। આરોપીને અટક કરવા માટે કાર્યવાહી કરેલી છે। ફૂટેજ ચેક કરીને અમે લોકો આરોપીને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ। FSL અને અન્ય પુરાવા એકત્ર કરી અને ખૂબ કડક કાર્ય કરવા માટે અમે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। એ ફૂટેજ ચેક કરીને અમે કાર્યવાહી કરી। घटना की जानकारी पाकर वडोदरा की पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक मनीषा वकील समेत के नेताओं और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौके पर मौजूदगी देखने मिली। मारो छोकरो अमे भाई घेर था, मने खबर नहीं। मारा छोकरो एक हाथे हतो ने एने कीधुं तमे चालेवा गया ने तो
આ કઈ હંતાઈ હશે કે ગાડીની મય પોલીસ હતો એની બૈરી હતી, બૈરી હોય ખબર નહીં, કોઈ હશે ગુરખાવાળી, એને કોઈ ચાકુ બાકુ આલ્યું, એને ચાકુ આલ્યું, પોલીસ વાળા એને જાળી રાખ્યો. એલા જેને માર્યું ને પેલા એ જાળી રાખ્યો હતો અને એ મારતો હતો 2 જણા થઈને, અને મારો છોકરો નિર્દોષ એકલો હતો. તઈ કોણ એનું? પોલીસ વાળા કને બંદૂક નથી. પોલીસ વાળા હું સેવા કરે, હું ઉલટા મારી નાખે છે નિર્દોષ લોકોને, કશી સેવા નહીં કરતા. મારે તો એવો નહીં જોઈએ છે ને, મારા છોકરાને મારી આગળ ફાંસી આલી દે, ફાંસી આલો, બીજું કશું નહીં. જો મારા છોકરાને છે ને એને ફાંસી ના આલે ને તો સુધી ને લાવો, ઘેર લાવવા નહીં. મારા છોકરાને ફાંસી ના આલે ને તો નહીં લાવવાનો મારા છોકરાને છે ને કશું ના થવું જોઈએ, એના શરીરને કશું ના થવું જોઈએ. મારા છોકરાને છે ને એવો જ લાવવો જોઈએ. મારા છોકરાને એ ગયો છે ને એવો જ લાવવો જોઈએ. મારા છોકરાને કશું કરતા નહીં અને એને ફાંસી આલો, પછી મારા છોકરાને લાવજો. એનો જનાજો પહેલા કરજો, પછી મારા છોકરાનો લાવજો ઘેર. એનો પહેલો જનાજો કરજો, હા બેઉનો કરજો. આ ન્યાય કરજો. હું તો ખબર નહીં, ઓળખતી નહીં. તો બધા બાબર કે છે ને, તો એને તો મેં સપને જોયો નહીં. આ કઈ રહી છે એ ખબર નહીં અમને તો. એટલે છે ને મારો ન્યાય તો એવો કરજો કે છે ને આજ પછી મારા છોકરાને આજે મારો કાલે બીજાના છોકરાને મારશે તો, એ પોલીસ વાળો હતો એના છોકરાને મારશે તો એ શું કરશે? એટલે મારો તો એવો ન્યાય જોઈએ, એને ફાંસી આલો. અને આ બધી પબ્લિક છે ને કાઢીને મારો ને અહીં નવરો કરી દેવ ને, અહીં નવરો કરી દેવ. આટલી બધી પબ્લિક છે તો પેલું તોડીને મારી જ નાખો ને આગળ. એને હું કઈ જીવતો રાખો છો? એને કોઈ જીવવાનો અધિકાર નહીં. એ બધા પાકિસ્તાન ના અહીં આવેલા છે, આપણા ગુજરાતમાં રહે છે અને આપણા લોકોને ધમકી આલે. આપણા લોકો બીને રહે છે. આપણા ગુજરાતી, આપણો દેશ, તો આપણા લોકો ગભરાઈ એ લોકો થી રહે છે અને એ લોકો બિંદાસ થી ફરે છે. એટલે છે ને ન્યાય કરો, એને ફાંસી આલો, ફાંસી ચાલવાની. અને પોલીસ વાળાને સસ્પેન્ડ એને તો કડક સજા કરો. એનો હોય મારો એનો હોય આલવા જેવી ફાંસી છે. એને હું કામ મારવા દીધો? એની ઘરે બંદૂક નથી, એ મારી નતો શકતો. હા એ ભાગી ગયો, એને બચાવવાની એ નથી. કેમ છોકરાને बचायो ना यार। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण देखने मिल रहा है। गुजरात की संस्कार नगरी कहे जाते वडोदरा शहर में बीती रात घटी घटना से हर कोई सख्ते में आ गया है। नागरवाड़ा में हुए एक बवाल के बाद कुछ लड़कों को चोट लगी थी, जिन्हें इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल लाया गया था। पुलिस वैन में ही बाबर नामक आरोपी को भी लाया गया था, जिसने चाकू से भाजपा के पूर्व कॉर्पोरेटर रमेश परमार के बेटे तपन परमार पर ही जानलेवा हमला कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की उपस्थिति में ही यह घटना घटी। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वारदात के बाद फौरन बाबर को पकड़कर कारेलीबाग पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसके बाद आज कारेलीबाग पुलिस स्टेशन में सुबह से ही सैकड़ों लोगों का जमावड़ा देखने मिला। भाजपा नेताओं की उपस्थिति में परिजनों ने यहां जमकर हंगामा करते हुए हत्यारे के खिलाफ आक्रोश जताया। जब पुलिस आरोपी को लेकर क्राइम ब्रांच के लिए निकली, तब मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जैसे तैसे पुलिस आरोपी को लेकर क्राइम ब्रांच के लिए रवाना हो गई।
अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा में सरदार स्टेट निकट फर्नीचर की दुकान में आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। वडोदरा में सरदार स्टेट निकट श्री डभोई दशा लाड़ भवन हॉल के सामने मारुति लाइनिंग एंड फर्नीचर की दुकान है, जहां सुबह 4 बजे अचानक किन्हीं वजह से आग लग गई। दुकान फर्नीचर की होने की वजह से आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया और करीब 15 लाख रुपए का फर्नीचर समेत का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी पाकर फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन यहां ट्रैफिक जाम होने की वजह से उन्हें आने में परेशानी का सामना करना पड़ा। फौरन बापोद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू करवाकर फायर ब्रिगेड के लिए जगह करवाई। फायर की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। वडोदरा में गीता मंदिर की स्थापना कर लाखों छात्रों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने वाले डॉक्टर गीता शाह ब्रह्मलीन हुए हैं, जिनकी अंतिम क्रिया आज संपन्न कराई गई। गुजरात के वडोदरा के गीता मंदिर की गादीपति डॉक्टर कुमारी गीताबेन
शाह का 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को दुखद निधन हुआ था। 2 दिनों तक उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था और आज सुबह निर्वाण यात्रा गीता मंदिर से शुरू होकर विहार सिनेमार्ग 4 रास्ता तक पदयात्रा के रूप में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ साथ गीता मंदिर से जुड़े पूर्व छात्र समेत के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। જ્યારે અમે ઓરસંગ ઘાટ અહીંયાથી જશું ત્યાર પછીથી એમને એમના અગ્નિદાહ આપવામાં આવશે। એ પછીથી એમના અસ્થિ વિસર્જન ત્યાં જ ત્રિવેણી સંગમ ઉપર નર્મદામાં વિસર્જિત કરવામાં આવશે। કાલે આપ સૌને મારી હાથ જોડીને વિનંતી છે, કાલે સાંજે 3 થી 6 પ્રાર્થના સભા રાખવામાં આવેલી છે। उनकी अंतिम क्रिया के लिए रथ प्रस्थान विहार सिनेमार्ग 4 रास्ता से औरसंग घाट करनाली ले जाया गया, जहां महामंडलेश्वर सत्यानंद जी महाराज के परम सानिध्य में उनके अग्नि संस्कार को संपन्न कराया गया। उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन 19 नवंबर 2024 मंगलवार को दोपहर 3 से 6 बजे के दौरान गीता मंदिर में आयोजित किया गया है। गीताबेन हमारा जे छे एक परम सन्यासी जेवा आखुं जीवन एमणे व्यतीत कर्युं छे, तो एमनी जे बी विधि है ये सन्यासी तरीके थशे, परंतु ते सदग्रस्त था एटले सन्यास नतो लीधो एटले एमनो अग्निदाह थशे। अग्निदाह थया पछी एमनी जे बी विधि है बधी अहींया गीता मंदिर में पूरी करवामां आवशे। एना पछीना जे बी कार्यक्रमों है, चाहे श्रद्धांजलि है या अहींया कर एमनी माटे पाठ थशे, ये बधा अहींया कर थशे। आवतीकाले 3 वाग्याथी 6 वाग्या सुधी। गुजरात के शुक्ल तीर्थ के मेले में नर्मदा स्नान के दौरान 4 लोगों के डूब जाने का जिम्मेदार सांसद मनसुख वसावा ने भरूच, नर्मदा और वडोदरा के जिला प्रशासन को ठहराया है। भरूच तालुकाना शुक्ल तीर्थ पासे गई काले અને પરમ દિવસે બહુ ભયંકર દુઃખદ ઘટના ઘટી। એમાં યોજલપુરના સામાજિક મરણોત્તર વિધિ માટે એક પરિવાર ત્યાં ગયો। એમને ખ્યાલ નહીં કે આટલા ઊંડા ખાડા છે અને તેમાં ભરતીનું પાણી, એટલે એ ઊંડા ખાડામાં ગરકાવ કરી ગયા। એમાં 3 લોકો કાલે એ મૃત્યુ પામ્યા, એક જ પરિવારના। એના એક દિવસ પહેલા સુરતના એક યુવાન એ પણ ત્યાં નાહવા માટે આવ્યા છે, એ પણ આ ખાડામાં રીતના પડીને મરી ગયા। આ ભરૂચ તાલુકા પૂરતું જ નહીં, ઝઘડિયા તાલુકામાં ટોટીદરા પાસે પણ 4-5 વર્ષ પહેલા ઘટના ઘટી હતી। કરજણ તાલુકામાં ત્યાં પણ 4-5 વર્ષ પહેલા અમદાવાદના એક પરિવાર આવ્યું, 8 થી 9 લોકો ડૂબી ગયા હતા। અને 4-5 મહિના પહેલા જ નર્મદા જિલ્લાના ચાણોદ પોઈસા ગામે ત્યાં નર્મદા નદીની અંદર લૌકિક ક્રિયા માટે મરણોત્તર વિધિ માટે બધા આવતા હોય, ત્યાં પણ એક પરિવારના 4-5 લોકો આ રીતના ડૂબી ગયા। આમ દર વર્ષે કોઈ ને કોઈ આ રીતના જે રેત માફિયા જે ખાડા ખોદેલા છે, આડેધડ રેતી કાઢે છે મશીન બોટ થી મૂકીને, એના કારણે ઠેર ઠેર નર્મદા જિલ્લો, વડોદરા જિલ્લો અને ભરૂચ જિલ્લો આખા નર્મદા કાંઠામાં ઠેર ઠેર ખાડા હોય છે। અને આવી ઘટના અજાણા માણસો આવે છે, એમને ખ્યાલ હોતો નથી કે અહીંયા ખાડા ઊંડા છે, આ રીતના ભોગ બનતા હોય છે। અને માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે ગયા વર્ષે કડક હાથે કામ લીધું, એટલે 5-6 મહિના બિલકુલ આ બધી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકી ગઈ હતી, પણ ફરી પાછી આ પ્રકારની ચાલુ થઈ છે। આ રેત માફિયાની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને આવનારા દિવસોમાં ભવિષ્યમાં નિર્દોષ લોકો ભોગ ન બને એના માટે તંત્રએ કાળજી રાખવી જોઈએ। અને આના માટે મેં જવાબદાર હું ઠેરવું છું 3 જિલ્લાના જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, ભરૂચ જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર હોય, વડોદરા જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર હોય કે પછી નર્મદા જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર, આ બધા જ લોકોની મિલીભગત। અને ગાંધીનગરમાં પણ ખાણ ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓ આ રેત માફિયા સાથે જોડાયેલા હોય છે અને કેટલાક આ રેત માફિયા બહુ મોટા રાજકીય વગ ધરાવનારા લોકો હોય છે, એના કારણે ઘણા અધિકારીઓ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકતા નથી। પરંતુ આજે જિલ્લા સંકલનની મીટિંગમાં પણ આજે મેં કહ્યું, ગમે તેટલા મોટા કોઈ પણ ચમરબંધી હોય પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો, કારણ કે નિર્દોષ લોકોનો ભોગ બને છે। જે 3 લોકો જે ભોગ બન્યા છે એ પરિવારને મળ્યા, આજે એટલા બધા ગરીબ પરિવારના છે, એટલું બધું રોદન કરે છે, આપણને એટલું બધું દુઃખ થાય છે। તો આના માટે આવનારા દિવસોમાં આવા બીજા કોઈ નિર્દોષ લોકો ભોગ ના બને એના માટે મેં પત્ર લખ્યું છે માનનીય મુખ્યમંત્રીને, અને 3 જિલ્લાના વહીવટી તંત્રને પણ હું આના વાકેફ કરવાનું છું કે ભાઈ જવાબદારી તમારી છે। ગેરકાયદેસરની પ્રવૃત્તિ તમારા નેજા આંખ હેઠળ ચાલે છે। આ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એટલે બધું જ આવી જાય, કલેક્ટર કચેરી હોય, પોલીસ ખાતું હોય કે ખાણ ખનીજ હોય કે બીજા મામલતદાર માંડીને બધા જ લોકોની એક સંયુક્ત જવાબદારી છે। કોઈ ખાણ ખનીજ વાળાના એટલે જવાબદારી નથી, બધા જ લોકોની એક જવાબદારી છે। તો બધાની સંયુક્ત પ્રમાણે જવાબદારી થવી જોઈએ। અને આવું કોઈ પણ લોકોનો જો ભોગ બને છે નિર્દોષ લોકોનો, આખું પરિવાર છીનભીન થઈ જાય છે।
તો એવા લોકોને પણ સરકારે વળતર આપવું જોઈએ એ રીતના આજે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે। सूरत के पांडेसरा इलाके में फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है। सूरत के पांडेसरा इलाके में फर्जी डॉक्टरों ने मिलकर खुद ही एक अस्पताल शुरू कर दी। इस अस्पताल के उद्घाटन के निमंत्रण पत्र में एक पुलिस अधिकारी का नाम आने के बाद तटीय इलाकों में हड़कंप मच गया है। इस मामले 2 झोलाछाप डॉक्टर बबलू शुक्ला और राजा राम दुबे पर फर्जी मेडिकल प्रैक्टिस, तो वहीं तीसरे आरोपी डॉक्टर जीपी मिश्रा पर शराब तस्करी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने अस्पताल के दस्तावेज और झोलाछाप डॉक्टरों की मेडिकल डिग्री की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में फर्जी डॉक्टरों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरह अभी अस्पतालों का विवाद चल रहा है और खासकर पांडेसरा विस्तार में जन सेवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुली गई है, इनमें कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है उनमें 3 डॉक्टर बोगस है। ये लोग पहले भी कानूनन इन पे शिकंजा कस चुका है, जामीन पे है, और एक डॉक्टर तो बुटलेगर है। तो ऐसे डॉक्टर मिलकर इस तरह की अगर अस्पताल खोलते हैं तो ये मरीजों की क्या सेवा करेंगे। वैसे भी गुजरात में आजकल जिस तरह मेडिकल माफिया बेफाम बने हैं और ख्याति हॉस्पिटल से लगाकर और भी अस्पतालों का नाम आया है, ये बहुत गंभीर विषय है। और ये अस्पताल यहाँ कैसे खुली, इस तरह के बोगस डॉक्टर किस तरह काम करते हैं, इसका ध्यान रखने के लिए पूरा सरकार का तंत्र है। ये तंत्र कहीं ना कहीं सो रहा है, ऐसा चौक्कस मुझे लग रहा है। जिस तरह 18 डॉक्टर पहले भी बोगस पकड़ा चुके हैं और इन पे शिकंजा कसा था, लेकिन कानूनन कहीं ना कहीं उनमें छटकबारी होने के कारण इनको जामीन मिल गया। इसके लिए इनकी इतनी हिम्मत खुल गई और अस्पताल इतनी बड़ी खुलने के बाद उनके सारी परमिशन है या नहीं है, ये भी एक तपास का विषय है। लेकिन पुलिस आज उनको ले गई है डॉक्टरों को, और आगे गंभीरता से कार्यवाही करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री और आरोग्य मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह गुजरात आरोग्य के क्षेत्र में बदनाम हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं शिकंजा कसना पड़ेगा। ये इस तरह के बोगस डॉक्टर अगर मरीजों का इलाज करेंगे और मरीज मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार लेगा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। अयोध्या जनपद के दौरान अखिलेश यादव अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सीएम पहले से डरे हुए थे और अब हिले हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने झांसी में हुई दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे, चुनाव टालने वाले हारेंगे। इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इनके अपने इंटरनल सर्वे में ये हार रहे थे और उसके बाद 13 तारीख जो चुनाव की आई थी, जिसमें अन्य उपचुनाव हो रहे थे, जो लोग छुट्टी पे आए थे, जो लोग बाहर रह रहे थे, वो त्योहारों पे छुट्टी पे आए थे और वो मन बना लिए थे कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वापस जाएंगे काम पर, रोजगार को लेकर के। इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, इसीलिए 13 तारीख से चुनाव इन्होंने 20 तारीख को टाल दिए। जो लोग टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। बुनियादी सवाल वही है, आज भी खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, किसान के धान तैयार पैदावार की कीमत नहीं दे पाए, अगली फसल की कोई तैयारी नहीं है, बिजली उतनी ही महंगी है, नौकरी रोजगार को लेकर के धरना पे बैठना पड़ रहा। और सोचिए पढ़े लिखे नौजवान धरने पे बैठे हो, सरकार को अंतोगतवा पीछे हटना पड़ा। जो लोग दावा करते थे कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, वो बताओ चुनाव नहीं, वो इलेक्शन तो करने का दावा करते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करा पा रहे। और वहीं अगर आपको याद हो, इन्होंने दावा किया था रिकॉर्ड परीक्षा कराएंगे। रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड परीक्षा हुई थी उसमें 30% बच्चों की परीक्षा छूट गई थी, क्वेश्चन पेपर उनके झूठे आए। ये वही लोग हैं जो परीक्षा टालते हैं, क्वेश्चन पेपर टालते हैं, नौकरी मिल जाए तो आरक्षण में टाल मटोल करते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाकर के नौकरी उलझा देते हैं। इस बार नौजवान, किसान और हर वर्ग के लोग तैयार हैं इनको हराने के लिए। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने ओबीसी समाज की महिला से मारपीट और युवक के अपमान मामले आईएएस नेहा कुमारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बात कही है। आईएएस नेहा कुमारी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी और दलित समाज के लोगों के खिलाफ बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करते हुए ये कहा कि ये लोग यानी कि दलित और आदिवासी 90% मामलों में एट्रोसिटीज के केसेस ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। आप जानते होंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक भारत में हर 18 मिनट पर एक आदिवासी और एक दलित के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न होता है। भारत में हर रोज 4 दलित बहनों माताओं पर बलात्कार होता है, हर रोज 3 दलितों की हत्या होती है, हर एक हफ्ते में 10 से ज्यादा दलितों के घर जलाए जाते हैं या उनको गांव से बाहर खदेड़ा जाता है। आज भी हिंदुस्तान में दलित और आदिवासी और ओबीसी समाज जाति व्यवस्था का शिकार है। माथे सर पे मैला ढोने की अमानवीय प्रथा का शिकार है। आज भी 300-400 रुपए के लिए आदिवासी और दलित समाज के गरीब लोग गटर में उतरकर नाली साफ करने के दौरान मरते हैं। इस समाज को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ हमारे अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की है। इसी बात का उनको तालीम मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, लेकिन लगता है कि कलेक्टर नेहा कुमारी दुबे की सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय क्या होता है, एक आदिवासी, ओबीसी और दलित समाज के ऊपर क्या बीता है, पिछले 3000 साल से जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने क्या झेला है, इस मामले में उनकी कोई तालीम नहीं हुई। और वो ये कहे कि 90% दलित और आदिवासी ब्लैकमेलिंग के लिए केसेस करते हैं, ये कहना अपने आप में एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत मुकदमा बनता है। साथ साथ महिला होने के बावजूद भी वो ये कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस के 498A के केसेस भी फर्जी होते हैं। गुजरात के कच्छ में अदानी संचालित सरकारी अस्पताल की खस्ताहाल स्थिति से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं पाने में दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के कच्छ जिले के भूज की सिविल हॉस्पिटल जनरल जीके हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर देखने मिल रही है।
राज्य सरकार ने इस अस्पताल को 99 वर्ष के लिए अदानी कंपनी को संचालित करने के लिए लीज पर दिया है, लेकिन कच्छ के सिविल अस्पताल के प्रति अदानी कंपनी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, बेडशीट समेत की कई वस्तुओं का अभाव है। सफाई भी यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। गंभीर बीमारियों के डॉक्टर भी अस्पताल में मौजूद नहीं है और उसके बावजूद लोगों से हजारों रुपए की लूट चलाई जा रही है। मामले पर कच्छ का स्वास्थ्य विभाग भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। ऐसे में गरीब लोगों को प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता लखन भुआ द्वारा की गई है। बीके जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरो नहीं, पैसा ની લૂંટ ચાલે છે। આયુષ્માન કાર્ડ માં મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર અદાણી કરી રહી છે। એમની સાથે સાથે આ લોકો પાસે વ્હીલચેર, સ્ટ્રેચર અને બેડ જેવી સુવિધાઓ પણ નથી। ખરેખર સરકારે જે અદાણીને 2013 માં 99 વર્ષની લીઝ ઉપર આ હોસ્પિટલ પૈસા કમાવા માટે આપી છે, આ મોટામાં મોટી મૂર્ખાઈ સરકારે કરી છે। આપ આ મીડિયામાં જોઈ શકો છો, સફાઈ નથી, બેડશીટ તૂટેલા ફાટેલા પડ્યા છે, વ્હીલચેર તૂટેલી ફાટેલી પડી છે। મતલબ શું છે આ અદાણીનું મેનેજમેન્ટ છે? ખરેખર મારી માંગ પહેલેથી રહી છે અને આજે પણ હું માંગ કરું છું કે અહીંયાના ડીન જે બાલાજી પિલ્લાઈ તાત્કાલિક ધોરણથી અહીંયાથી કાઢવામાં આવે, એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે, એમની બદલી કરવામાં આવે, કચ્છના લોકલ માણસને રાખવામાં આવે, જે થકી એ કાયકા હોસ્પિટલનો સુધારો કરે। છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આવ્યા છે ત્યારથી અમે જોઈએ છીએ કે મસ્ત મોટા ભ્રષ્ટાચાર અહીંયા આગળ થઈ રહ્યા છે। ન કોઈ જાતની સુવિધા છે। કાર્ડિયોલોજીસ્ટ, ગેસ્ટ્રોલોજીસ્ટ, ન્યુરોલોજીસ્ટ, કેન્સરના ડોક્ટર એવા કોઈ ડોક્ટર છે નહીં અને હજારો રૂપિયાના બિલ અહીંયા મુફતના બનતા હોય છે। કચ્છની ગરીબ પ્રજા ક્યાં જશે? भावनगर के हिल पार्क और स्वास्थ्य पार्क के स्थानियों ने सड़क और ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई है। भावनगर शहर के हिल पार्क और स्वास्थ्य पार्क 1 और 2 सोसाइटी के लोग पिछले 20 सालों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महानगर पालिका के अंतर्गत आने के बावजूद इस क्षेत्र में अब तक ना तो सड़कों का निर्माण हुआ है और ना ही ड्रेनेज की समस्याओं का समाधान। नाराज स्थानीय लोगों ने आज नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपनी आवाज उठाई। भावनगर के हिल पार्क और स्वास्थ्य पार्क की सोसाइटी को महानगर पालिका में शामिल हुए 2 दशक हो चुके हैं। स्थानीय निवासी नियमित रूप से भारी टैक्स भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ के आंतरिक रास्ते अब तक नहीं बने हैं और ड्रेनेज की समस्याएं आए दिन बढ़ रही हैं। आज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे और तंत्र के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। हिल पार्क एक स्वस्तिक पार्क અને સ્વસ્તિક પાર્ક 3 સોસાયટીના અમે રહીશું આવ્યા છીએ। અમારો પ્રશ્ન એ કે છેલ્લા 20 વર્ષથી મહાનગરપાલિકામાં અમારી 3 સોસાયટીઓ ભેળવવામાં આવી છે। આજ સુધી રોડની અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં રોડ અંદરના એક પણ રોડ કરવામાં આવ્યો નથી અને જ્યારે જ્યારે અમે મહાનગરપાલિકામાં લેખિત આપીએ છીએ તો લેખિતનો કોઈ જવાબ દેતા નથી। કમિશનરને આની પહેલાં અમે મળી ચૂક્યા હતા 16/8 ત્યારે પણ અમને કીધું કે અમે તમારા વિસ્તારની અંદર સર્વે કરી જાઉં। દરેક અધિકારીને અમે મળીએ છીએ તો અધિકારીઓ અમને એવું કહેવામાં ખો દેવામાં આવે છે કે તમારું કામ આગળ ચલાવ્યું છે, અલગ અલગ પ્રકારના બાના બતાવીને અમને આમને કાઢી મૂકવામાં આવે છે। તો આ વખતે અમે સોસાયટીના રહીશું એવું નક્કી કર્યું કે જ્યાં સુધી અમારા કામનો ઉકેલ નહીં આવે તો અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે આંદોલન કરશું। અમે મહાનગરપાલિકાને 18 દિવસની મુદત આપીએ છીએ, નહીં તો અમે રોડ રોકો આંદોलन કરશું અને ગાંધી ચિંતા માર્ગે અમે આંદોलन કરીશું। गुजरात के राजकोट में महानगर पालिका के डिप्टी मेयर और उनके भाई पर जानलेवा हमले की घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सुरक्षित माने जाते गुजरात राज्य में भी अब अन्य राज्यों की तरह लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। वडोदरा में भाजपा नेता के बेटे की सरेआम हत्या के साथ साथ राजकोट की डिप्टी मेयर और उनके भाई पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है, जिसमें डिप्टी मेयर नरेंद्र सिंह जडेजा और उनके भाई रविराज सिंह जडेजा पर सनी पाजी का ढाबा के संचालक कुख्यात सनी और उनके लोगों द्वारा हमला किया गया है। गांधीधाम पुलिस द्वारा आरोपी सनी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और घायल डिप्टी मेयर और उनके भाई का निजी अस्पताल में इलाज जारी है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम और उनके भाई भरत के बीच प्रेम और समर्पण की अद्वितीय कक्षा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भरत यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत गोपाल दास के ऐतिहासिक आश्रम से शुरू हुई भरत यात्रा का नेतृत्व महंत कमल नयन दास कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से पहले भरत और शत्रुघ्न के प्रतीकात्मक स्वरूप का विधिवत पूजन किया गया। यात्रा में 200 से अधिक साधु संत भाग ले रहे हैं। यह यात्रा अयोध्या से निकलकर नंदीग्राम, कुशभाव नगरपुर, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट धाम पहुंचेगी। मार्ग में साधु संत राम कथा का प्रचार करेंगे और राम मंदिर के निर्माण की महत्ता को जनमानस तक पहुंचाएंगे। इस दौरान महंत कमल नयन दास ने बताया कि यह यात्रा भगवान श्री राम के परिवार के आदर्श मूल्यों को समाज में प्रसारित करने का माध्यम है। भगवान श्री राम और प्रेम मूर्ति भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज में कैसा प्रेम होना चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के भारत यात्रा निकलती है। आज के 50 वर्ष पूर्व पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, गुरुदेव भगवान दोनों ने मिलकर के भारत यात्रा निकाली थी और वह तब से चल रही है। 20 तारीख को हम चित्रकूट में रहेंगे, 20 तारीख को भरत मिलाप होगा और वहाँ हमारी सभा होगी। जन जन तक प्रेम मूर्ति भरत सिंह महाराज के आदर्श को, प्रेम को पहुंचाने के लिए यह भरत यात्रा निकल रही है। समाज में समता समरसता होगी, समाज में प्रेम होगा, राष्ट्र सुखी होगा, संपन्न होगा। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के कड़वा पाटीदार समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के सुजानपुर गांव में आज 5 गांव के श्री 42 कड़वा पाटीदार समाज सामूहिक विवाह समिति द्वारा 7वां सप्तपदी सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 10 जोड़ों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की नई शुरुआत की। सिद्धपुर तालुका के सुजानपुर गांव में गणेशपुरा, मधुपुरा, नंदोत्री, उमरू और सुजानपुर गांव के कड़वा पाटीदार समाज के 5 गांवों की सामूहिक विवाह समिति ने इस भव्य आयोजन का प्रबंधन किया। सामूहिक विवाह उत्सव में सिद्धपुर के पूर्व विधायक चंदन जी ठाकुर, सिद्धपुर SPMC के चेयरमैन विष्णु भाई पटेल समेत समाज के कई अग्रणी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना की। અમારા દશરથભાઈ પટેલ સાહેબે અમને નિમંત્રિત કર્યા અને જે દીકરીઓ પ્રભુતામાં પગલા મૂક્યા છે એમને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને સદારામ બાપાને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે એમનું જીવન નિરોગી રહે, તંદુરસ્ત રહે, હર્યું ફર્યું રહે અને હંમેશા માટે એમના જીવનમાં અલગ પ્રકારનો સૂર ઉભો થાય અને લોકોની વચ્ચે લોકોની સેવા કરે અને સમૂહ લગ્નમાં જે સમૂહ લગ્નમાં જે નોંધણી કરી અને જે લગ્ન કરી અને સમાજમાં જે ઉમદું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે અને બીજા સમાજમાં પણ આ પાટીદાર સમાજના અન્ય લોકોને પણ હાકલ કરું છું કે સમૂહ લગ્નમાં એમના લગ્ન કરી અને ખર્ચ ઉપર કાબુ મૂકે અને દીકરીઓને પ્રોત્સાહિત કરે એવા દીકરીઓને પણ આશીર્વાદ આપું છું। 42 કડવા પાટીદાર સમાજનો આજે 7મો સમૂહ લગ્ન સંપન્ન થઈ રહ્યો છે, જેની અંદર મારા ફાધર, મારા મધરના નામથી આજે અને મુખ્યદાતા તરીકે અમે આ સેવા કરી છે। આ સાથે આ આખા કાર્યક્રમનું જે મુખ્ય સંચાલન અમારા સગાવાલા એવા ભાઈ કીર્તિદાસ પોતે કે પટેલ એમને આ રાત દાવોમાંથી અને આપણો મોટો સરસ પ્રોગ્રામ ઉપસ્થિત કર્યો છે। દીકરીઓને હું આ પ્રસંગે તમામ દીકરીઓને આશીર્વાદ પાઠવું છું અને એમનું જીવન નિરોગી રહે, એમનું જીવન બહુ સુખમય જાય એવી શુભ प्रार्थना करूँ छू। गुजरात के राजकोट में व्यापारियों ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे दंड का बंद रखकर विरोध किया है। राजकोट के रैया इलाके में आज व्यापारियों ने दुकान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ बार बार ट्रैफिक जाम की समस्याओं के चलते ट्रैफिक पुलिस व्यापारियों और दुकानदारों को दंडित कर रही है। ऐसे में व्यापारियों में असंतोष देखने मिल रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने आज दुकान बंद रखकर मामले पर विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि એવું છે કે રોડ પર પાર્કિંગની જગ્યા દરેક વેપારીની દુકાન પાસે બ્લોક નાખીને કરેલ છે અને યલો બેલ્ટ પણ મારેલ છે। એની અંદર પાર્કિંગ હોય છતાં બી દરેક ગ્રાહક કે વેપારીઓને 500,000 રૂપિયાનું દંડિત કરવામાં
યલો ગેટની અંદર ગાડી હોવા છતાં બી અમુક વખત તો એવું કહે છે કે તમે તમારી દુકાન પાસે ફૂટપાથ લગી વાહન ચલાવી દો. અરે વાહન તો અમે ત્યાં ચલાવી દઈએ, પછી ગ્રાહક ક્યાં રાખશે? અંદાજે 900 વેપારી છે હનુમાન મંદિર ચોકથી રૈયા ચોકડી લગીના બધા. રજૂઆત અમારી એ જ કરવાની કે જે તે સમયે અમને યલો ગેટ મારી દીધો હતો અને અમને દંડથી બચવાની જગ્યા અને લીટો આપી દીધો હતો, તો એ જ ફરીથી રજૂઆત કરવાની છે કે ભાઈ અમારે પાછો આ યલો ગેટ મારી દો, જેથી કરીને ટ્રાફિક અધિકારીઓ અવારનવાર આવતા હોય તો એના ધ્યાનમાં બી રહે ને કે ભાઈ યલો ગેટની અંદર વાહન છે તો એને કઈ દંડ નથી કરવાનો. આજે અમે લેખિતમાં રજૂઆત કરવા જવાના છે. गुजरात के वडोदरा में मर्डर मामले ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मनोज निनामा ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। वडोदरा के नागरवाड़ा में मेहतावाड़ी के पास बीती रात मारपीट हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। घायलों को देखने गए वडोदरा के पूर्व भाजपा कॉर्पोरेटर रमेश परमार के बेटे तपन परमार को बाबर पठान नामक युवक ने चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में कारेली बाग और रावपुरा पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम ने रात को ही जांच शुरू कर दी थी। मामले के 6 आरोपियों में से 5 आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस झगड़े की शुरुआत जुए के पैसों को लेकर हुई थी। कुख्यात हिस्ट्री शीटर बाबर के खिलाफ अब तक पुलिस थाने में 25 जितने मामले दर्ज हैं। पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति में बाबर ने कैसे चाकू से तपन पर हमला कर दिया, उसकी भी जांच की जा रही है। मामले में पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई की बात ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मनोज निनामा ने कही है। સૌપ્રથમ જે કારેલીબાગમાં બનાવ બને છે ખૂનની કોશિશનો જે ગુનો બને છે એમાં જે આરોપી છે બાબર પઠાણ અને વસીમ મંસૂરી, એ અને સામે જે ભોગ બનનાર છે એ યુવાનો વચ્ચે જુગાર રમવાના પૈસાની બાબતે બોલચાલ થાય છે શરૂઆતમાં, અને એ ઝઘડો ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે। એ સમય દરમિયાન સામસામે પરિવારના અને એ ચાલીના માણસો એકઠા થઈ જાય છે અને થોડા પથ્થરબાજી થાય છે, પ્લસ નાની મોટી ઈજાઓ પણ થાય છે। એમાં 3 જણને ઈજાઓ થઈ। એ 3 શરૂઆતના ઝઘડામાં વસીમ મંસૂરી પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે અને બાબર પઠાણ પર ઇન્વોલ્વ છે। આ સમય દરમિયાન જ્યારે સામેથી પરિવારના સભ્યો અને ચાલીના માણસો આવે છે તો આ બાબર પઠાણ છે એ ભાગી જાય છે અને વસીમ મંસૂરી એ ટોળાના હાથે ચડી જાય છે। ત્યારે એ ટોળા દ્વારા એની માર કરવામાં આવે છે અને એમાં વસીમ મંસૂરીને એમાં ઈજા થાય છે અને એ પછી ફરીથી આ કોઈ દંડા જેવા હથિયાર લઈને ફરીથી આ બાબર આવે છે તો જે સામેનું જે ટોળું હતું એ ત્યાંથી જતું રહે છે અને વસીમને 108માં હોસ્પિટલ બાબર પઠાણ લઈ જાય છે, મોકલે છે અને ત્યાંથી જે આપણો મૂળ આરોપી છે, મુખ્ય આરોપી છે બાબર, એ ત્યાંથી સીધો પોલીસ સ્ટેશન કારેલીબાગ આવે છે અને જ્યાં એની રજૂઆત એવી હોય છે કે સર હું અમારા ઘરે જતા અમુક માણસે મને રોકી અને માર મારેલો છે, મારે ફરિયાદ કરવી છે। કારેલીબાગના ગુનામાં અને રાવપુરાના ગુનામાં લગભગ સેમ આરોપી છે। એમાં 5 આરોપી આપણી પાસે છે, એક હોસ્પિટલમાં છે, 6 સેમ છે, 3 નામ બીજા આવે છે અને એની શોધખોળ આપણે ચાલુ છે। અને આજે જે ભાગેલા ઈસમો છે એમની તપાસ માટે સવારથી જ આપણે 8 જેટલી ટીમો રવાના થઈ ગયેલી છે, જેમાં લોકલ એલસીબી છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, એસઓજી છે અને એની સાથે સાથે સર્વેલન્સ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ પણ ચાલુ છે। એટલે એ જ્યારે અમને એમને પકડવામાં સફળતા મળશે એટલે પછી એ અંગે આપને જાણ કરીશું। મહિલા આરોપીમાં ફરિયાદી જણાવે છે કે ભાઈ ત્યાં હોસ્પિટલમાં જ્યારે વસીમની સારવાર ચાલતી હતી ત્યારે એની વાઈફ એની પાસે હતી અને જ્યારે આ
ઇમરજન્સી વોર્ડમાં જ્યારે આ મૂળ મુખ્ય આરોપી જ્યારે જાય છે ત્યારે એને કંઈ ઉશ્કેરાટ કે એવું કંઈ કરવાનું કારણ હોઈ શકે એવું હાલના તબક્કે ફરિયાદી એવું માને છે. એટલે એના આધાર પર અમે એમને પણ પૂછપરછ અને ઇન્ટ્રોગેશનમાં લાવેલા છીએ. ત્યારે પ્રાથમિક પૂછપરછમાં અથવા સીસીટીવી ફૂટેજમાં એવી કોઈ મુવમેન્ટ દેખાતી નથી, પરંતુ આ શું કે એક જોઈન્ટ ઇન્ટ્રોગેશનનો વિષય છે. ચપ્પુ પાસે હતું અથવા ક્યાંથી આવ્યું અથવા ત્યાં કોઈના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે એ એક ઝીણવટભરી તપાસનો વિષય છે. એ બાબત ક્લિયર થશે એટલે આપણી સમક્ષ અમે ચોક્કસ. પણ જે ગઈકાલનો જે બનાવ હતો અને જે વસીમને ઈજા થઈ અને એને જે શરૂઆતમાં એટલે કે ખૂનની કોશિશના ગુનામાં જે ઈજા વસીમને થઈ અને આને જે માર્યો ટોળાએ, એ ગુસ્સાના લીધે એણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં મરનારને જોઈ જતા એને ઉચિંતો હુમલો કરેલાનું અત્યારે હાલ પૂરતું જણાય આવે છે. આ બાબર વિરુદ્ધ અગાઉ કોઈ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે? બાબરનો પૂર્વ ઇતિહાસ જોતા 1920 પહેલા ત્રણેક ગુના મારામારીના છે, ત્રણેક ગુના પ્રોહિબિશનના છે અને વડોદરા ગ્રામ્યમાં એટલે કે ડભોઈ અને બોડેલી એમ કરીને ત્યાં ત્રણેક ગુના પ્રોહિબિશનના નોંધાયેલા છે. એના સિવાય વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા આના ગુનાહિત ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખી અને આને પાસા પણ કરવામાં આવેલી. પાસાની છે અને પોરબંદર જેલમાં પણ મોકલવામાં આવેલું અને ત્યાંથી ત્યાં પાસામાં એની મુદત पूरी થઈ છૂટીને આવેલી છે. मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्यार और परंपरा के बीच टकराव का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मंदसौर के सीतामऊ क्षेत्र के दलावदा गांव में एक युवती के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया. नाराज परिवार ने अपनी जिंदा बेटी के लिए मौत के बाद की रस्में अदा कर दी. दलावदा गांव की रानू नामक युवती ने 12 नवंबर को अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़कर प्रेम विवाह कर लिया था. यह कदम परिवार को नागवार गुजरा. गुस्साए परिजनों और आमतौर पर भाई ने इसे अपने मान सम्मान पर चोट माना और एक चौंका देने वाला फैसला लिया. परिवार ने युवती के गौरनी कार्यक्रम का आयोजन कर दिया. इतना ही नहीं, नाराज परिवार ने बकायदा इस कार्यक्रम की पत्रिका भी छपवाई जिसमें बेटी को परिवार से मृत घोषित कर दिया गया. इस पूरे आयोजन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती की तस्वीर पर माला चढ़ाते और रिश्तेदारों को कार्यक्रम में शामिल होते देखा जा सकता है. यह घटना क्षेत्र की चर्चा का विषय बन गई है. बिना बताए कहीं चली गई थी तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि वो ऐसा उसने शादी कर ली. तो हमने फिर पुलिस लेकर आई उनको, तो उनको लेकर आई तो उसने बयान दिया तो उसने मना कर दिया मैं किसी को नहीं जानती, ना मेरा कोई भाई है, ना मम्मी, ना मासा जी, ना मामा जी, कोई नहीं है मेरा. तो हमने यह कार्यक्रम रखा गौरनी का. तो आज हमारा गौरनी का कार्यक्रम निपट गया. इसमें करीबन आए थे 200-300 जन. इस कार्यक्रम से ये संदेश बताना चाहता हूँ कि मतलब कि कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसा ना करे, अपने परिवार का भी सोचे. एंड जो भी बहनें ऐसा करती है ना तो अपने भाई को शर्मिंदगी महसूस होती है, परिवारजनक को प्रॉब्लम होती है. आज मेरे पापा नहीं है तो उसका पूरा घर का मेंटेनेंस संभालना पड़ता था. पूरी जवाबदारी मेरी थी. वो क्या है कि हमारी लड़की मेरे सालू जी की लड़की है, तो वो क्या घर से बिना बताए कहीं चली गई थी. जब बाद में हमें पता चला कि उसने उसकी मर्जी से शादी कर ली तो हमने उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका गौरनी का कार्यक्रम कर दिया. थाने में FIR करवाई थी तो उसने थाने में आके बयान दिया. बयान में बताया गया कि मैं मेरी मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो परिवार से मेरा कोई वास्ता ही नहीं, इसलिए हमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गौरनी का कार्यक्रम रख दिया. गुजरात के बोडेली सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क सर्व रोग निदान कैंप का आयोजन किया गया. बोडेली के मंजीपुरा स्थित बोडेली सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला पंचायत स्वास्थ्य विभाग छोटा उदयपुर और आयुर्वेद विभाग छोटा उदयपुर द्वारा आज निःशुल्क सर्व रोग निदान कैंप का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छोटा उदयपुर जिला पंचायत की प्रमुख मलका पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का उद्घाटन किया.
इस कैंप में कुल 514 मरीजों ने लाभ लिया, जिसमें से एलोपैथी में 204 मरीज, आयुर्वेद में 180 मरीज, होम्योपैथ में 126 मरीज, महिला रोगों में 9, बाल रोगों में 12 मरीज थे। इसके अलावा लैब टेस्टिंग के लिए 204 मरीज, 9 गर्भवती महिलाओं की जांच, सिकल सेल टेस्ट के 11 मरीज, संदिग्ध टीबी के 7 मरीज, आंखों के 29 मरीजों की जांच, उम्र प्रमाण पत्र के 14 आवेदन, एनसीडी स्क्रीनिंग के 59 मरीज, 18 आभा कार्ड और 29 PMJAY कार्ड भी बनाए गए थे। इसके अलावा ही दीपक फाउंडेशन की आकांक्षा राजपूत की उपस्थिति में ही टीबी के मरीजों को मुफ्त पोषण किट वितरित की गई और उन्हें मुफ्त नेत्र जांच कैंप भी आयोजित किया। आरोग्य અને આયુર્વેદિક કેમ્પ જે જિલ્લા પંચાયત સ્વભંડોળમાંથી કરવામાં આવે છે। મોટા પ્રમાણમાં લાભાર્થીઓ આ આરોગ્ય અને આયુર્વેદિક કેમ્પનો લાભ લે એ પર્પઝથી આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ કેમ્પની અંદર લોહીની તપાસ, સાથે સાથે બીપી, ડાયાબિટીસ, આયુષ્યમાન કાર્ડ, આભા કાર્ડ એ સિવાયની પણ ઘણી બધી યોજનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, જેથી કરીને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ સાહેબનું જે સ્વપ્ન છે કે સરકારની જે દરેક યોજનાઓ છે એ છેવાડાના ઘર સુધી અને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે, એને આજે અહીં અનુસરીને આ આયુર્વેદિક અને આરોગ્ય કેમ્પનું અહીં આયોજન કરવામાં આવેલું છે। આ કેમ્પ ઘણા બધા લાભાર્થીઓ અહીં લાભ લીધો છે અને હજુ પણ સાંજ સુધીમાં ઘણા બધા લાભાર્થીઓ આ કેમ્પનો લાભ લેવાના છે। गुजरात के मेहसाणा के कड़ी की भाग्योदय हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के रडार में आ गई है। मेहसाणा के कड़ी में भाग्योदय हॉस्पिटल है, जहां इन दिनों स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा कसा हुआ है। 1000 से भी कम दिनों के भीतर अस्पताल ने 2700 एंजियोग्राफी और 1100 एंजियोप्लास्टिक कर दी है। ख्याति हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत वजीरानी हर मंगलवार को मरीज के इलाज के लिए भाग्योदय अस्पताल में आते होने की जानकारी सामने आई है। उसके बाद मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल की जांच तेज कर दी है। આ જે હોસ્પિટલ છે એ હોસ્પિટલના જે ડેટા છે એ ડેટા માટેના કમ્પ્લીટલી અમે લોકોએ ડિટેલ્સ મંગાવી છે અને ડિટેલ્સ સાથે કેસ ટુ કેસ અમે એમાં ડેપ્થમાં જઈ રહ્યા છે। જ્યારે કાર્યવાહીની બાબત આવે છે ત્યારે કાર્યવાહી જે માનનીય કલેક્ટરશ્રી લેવલે જે કરવાની થતી હોય એ જિલ્લા કક્ષાએ થશે અને જો વધારે કાર્યવાહી કરવાની જો હશે તો અમે રાજ્ય સરકારશ્રી લેવલે એ બાબત અમે રાજ્ય સરકાર લેવલે જાણ કરશું। उत्तर प्रदेश के गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामे और पथराव की घटना सामने आई। गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के तेलहा गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। डीएम के आदेश पर राजस्व और पुलिस की टीम जब सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची तो रघुराज सिंह की बेटी एकता और साधना छत पर चढ़ गई और पथराव शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर महिला पुलिसकर्मी जब उन्हें रोकने पहुंची तो एकता ने पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। एकता ने धमकी दी कि अगर कार्रवाई नहीं रुकी तो वह छत से कूद जाएगी। कुछ देर की बहस के बाद उसने छलांग लगा दी, लेकिन नीचे खड़े पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। तेलहा रजवा चौहान पुरवा में राजस्व एवं पुलिस की टीम द्वारा सार्वजनिक परिक्रमा मार्ग चक्रोट से अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान 2 युवतियों द्वारा हंगामा करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाला गया तथा पुलिस और राजस्व की टीम पर दबाव बनाने के उद्देश्य से एक युवती द्वारा छत से कूदने का प्रयास किया गया, जिससे नीचे खड़ी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बचा लिया गया। उसे तत्काल CSC परसपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसे पूर्ण स्वस्थ पाते हुए डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रकरण में लेखपाल की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण पूर्णतः हटा दिया गया है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।